गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ जेआरएफ अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हिंदी साहित्य के बारे में। जब मैं हिंदी साहित्य आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो कई बार जो है आप लोगों का ये सवाल रहता है कि मैम हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो जो है काफी बड़ा सिलेबस है, 10 यूनिट में पूरा आपका सिलेबस बटा हुआ है। तो कैसे जो है हम सारी चीजों को कम टाइम में और कैसे जो है हम अपना पूरा सिलेबस कवर करें, है ना। कई बार जो है बच्चों का ये डाउट रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सारी जानकारी जो है आज से इस क्लास में मैं आप लोगों को दूंगी कि जो आपकी सेकंड यूनिट है हिंदी साहित्य में जो आपकी सेकंड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें से जो आप लोगों की रचनाएं वगैरह हैं, इसी के साथ साथ जो चार कालों में जो है पूरा हिंदी साहित्य है उसको जो है बांटा गया है। कौन कौन से जो है यहाँ पर कवि वगैरह सारी चीजें जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से जो है आप इस जो आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास है, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो 2.0 जो है हमारा बैच है, जिसमें से अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 8,999 है, जिसमें से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। हैंडबुक भी जो है आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का हैंडबुक मिलेगा। इसी के साथ साथ जो है आपको 1 वे ऑफ टीचिंग मिलेगा, कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे आपको, डाउट क्लियर भी आप वीडियो चैट के माध्यम से हमारी लाइव क्लासेस में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ कहीं भी किसी भी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ पेपर फर्स्ट में जो है एनरोल होना चाहते हैं तो इसमें से इसका जो प्राइस रखा गया है वो 4,999 रखा गया है। इसमें से आपको जो है हैंडबुक मिलेगा, इसी के साथ साथ जो है कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, डाउट क्लियर आप वीडियो चैट के माध्यम से कर सकते हैं किसी भी लाइव क्लास में, कहीं भी किसी भी टाइम पर जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट जो है आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ पेपर 2 एनरोल करना चाहते हैं, पेपर 2 में एनरोल होना चाहते हैं तो 6,499 इसका प्राइस रखा गया है, जिसमें से आपको हैंडबुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी फीचर्स जो है आपके वही हैं, 1 वे ऑफ टीचिंग, कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेज, टॉपिक वाइज क्विज, डाउट क्लियर वीडियो चैट के माध्यम से आप हमारे जो है किसी भी लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो किसी भी क्लास में जो है अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी टाइम पर जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट जो है आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो आप लोगों का जो एग्जाम होता है नेट जेआरएफ की, जो आप लोग तैयारी करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनकी जो है पहली क्लास होगी और उन्होंने जो है यूजीसी नेट की तैयारी करना जो है स्टार्ट किया होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूँ तो यूजीसी नेट में जो है आप लोगों के 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट होता है और एक जो है आपका पेपर सेकंड होता है। ठीक है, अब 2 पेपर होते हैं और इन दोनों पेपरों में जो है आपके 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 में जो है आपके पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पेपर 2 में जिनका हिंदी साहित्य है। ठीक है, पेपर 2 में जिनका हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य की भी जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी जो है यूनिट है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, आप लोगों का क्या सिलेबस है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है पूरी जानकारी दी थी, है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं पेपर 2 हिंदी साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य में आप लोगों की दूसरी यूनिट है
दूसरी यूनिट है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे अगर मैं पूरे सिलेबस की अगर बात करूं तो पूरा जो आपका सिलेबस है, तो सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, तो पहली यूनिट है आपकी हिंदी भाषा वाली, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट में आप पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तीसरी यूनिट की बात करूं तो तीसरी यूनिट में आप पढ़ते हैं काव्य शास्त्र, ठीक है, साहित्य शास्त्र आप पढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपकी चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में आप पढ़ते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि। पांचवी यूनिट में आप पढ़ते हैं हिंदी कविता, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी छठवीं यूनिट है, छठवीं यूनिट में आप हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं। सातवीं यूनिट में आप पढ़ते हैं हिंदी कहानी। आठवीं यूनिट में जो है आप हिंदी नाटक पढ़ते हैं। नौवीं यूनिट में जो है आप हिंदी निबंध पढ़ते हैं। और 10वीं जो आपकी यूनिट है उसमें आत्मकथा, जीवनियां और अन्य गद्य विधाएं वगैरह आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा जो आपका सिलेबस बटा हुआ है वो 10 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूनिट जो है आपको पढ़ना है, 10 यूनिट है आपके सिलेबस में, ठीक है। 10 यूनिट में पूरा सिलेबस बटा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों की जो दूसरी यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लेकर के जो है बच्चों के बहुत डाउट रहते हैं। कई बार जो है बच्चे पूछते हैं कि मैम जो है इतनी किताबें आती हैं इसमें से, और इतना बड़ा जो है यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन भी काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, कैसे जो है हम इसको कवर करें। हमें जो है यहाँ पर 4 कालों के बारे में पढ़ना है, आदि काल पढ़ना है, इसी के अंतर्गत हमें भक्ति काल पढ़ना है, रीति काल पढ़ना है और आधुनिक काल पढ़ना है ना। तो जो आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, ये जो है एक तरफ हो जाता है आपका। इसके अलावा जो आपका आधुनिक काल है ये एक तरफ हो जाता है ना। तो इन सारी यूनिट को हम कैसे इन सारी चीजों को जो है हम कैसे कवर करें, इस यूनिट में जो है इतने सारे जो पॉइंट हैं इसको हम कैसे जो है क्लियर करें, है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम जो हमारी ये यूनिट है ये छूट जाती है, हम जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस यूनिट में जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है पूछी जाती हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इन सारी चीजों के बारे में जो है ये कहीं ना कहीं आपका एक तरफ हो जाता है, और जो आपका आधुनिक काल है वो जो है कहीं ना कहीं एक तरफ हो जाता है ना। तो इस यूनिट को आप कैसे याद करेंगे, इसका जो है आज मैं आप लोगों को आसान तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे जो है आप लोगों को इस यूनिट में सारी चीजें साथ साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप लोगों को सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इस यूनिट को आपको समझ लेना है। किसी भी यूनिट को, आपके सिलेबस में 10 यूनिट है, जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में भी आपके 10 यूनिट है, फर्स्ट पेपर में भी आपके 10 यूनिट है, और जो आपका सेकंड पेपर है, सब्जेक्ट से आपके पेपर है, तो इसमें भी आपके 10 यूनिट है ना। तो अब आपको क्या करना है कि किसी भी यूनिट को आप उठाते हैं, चाहे आपका हिंदी भाषा वाली यूनिट हो, चाहे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं वाली यूनिट हो, या आपकी साहित्य शास्त्र या वैचारिक पृष्ठभूमि, कोई भी आपकी यूनिट हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस यूनिट को समझना है कि क्या क्या चीजें आखिर आपकी इस यूनिट में दी हुई है, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो है ऐसी कौन सी यूनिट है जो मिलती जुलती है, और सारी चीजें जो है मिलती जुलती हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि यूनिट को समझते हैं, ठीक है। यूनिट को जो है आपको समझना है, फिर जो है आपको देखना है कि आखिर इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारी बुक भी आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कई बार बुक को लेकर के भी बच्चों का डाउट रहता है। बच्चे पूछते हैं कि मैम जो है इस बुक को हम कैसे जो है कवर करें, या फिर जो है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस यूनिट में जो है कई सारी बुक हैं। जैसे हम शुक्ल वाली बुक की बात करें, डॉक्टर नागेंद्र की बुक की बात करें, और सरस्वती पांडे की बुक की बात करें, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत सारी किताबें जो है आप लोगों को मिल जाती है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक से आखिर आपको पढ़ना है ना।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जब जो है आप क्या करते हैं कि अपना इस जो है आप इस यूनिट का जब आप अध्ययन करते हैं तो इसको जो है आप जब पढ़ते हैं ना तो उसको जो है आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड जो है ऐसे करना है कि जो इसमें रचनाएं वगैरह हैं, जो आपकी जो है इसमें रचनाएं वगैरह जो कवि वगैरह हैं, जिन लेखों वगैरह के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो उनको जो है आप समाहित कर लीजिए कि आखिर जो है जैसे आदिकाल हो गया है आपका, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे आदिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं हैं, जो कवि लेखक वगैरह हैं, इसी प्रकार से जो आपके भक्ति काल के अंतर्गत जो कवि वगैरह हैं, रीति काल के अंतर्गत जो कवि वगैरह हो गए आपके, और आधुनिक काल के अंतर्गत, तो इन चारों जो आपके काल दिए हुए है ना, इन सभी को क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पर जो है जैसे आप पांचवी आपकी यूनिट है हिंदी कविता वाली यूनिट है ना। तो आपकी जो पांचवी यूनिट है हिंदी कविता वाली, जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं, आपकी जो सेकंड यूनिट है इसको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इन्हीं की रचनाएं, इन्हीं की जो रचनाकार हैं, इन्हीं के जो सेकंड जो आपकी यूनिट है, यही से जैसे हम पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें, इसके अलावा जो है अमीर खुसरो, विद्यापति, तो इन सभी की जो रचनाएं हैं उन्हीं के बारे में जो है आप क्या करते हैं, पांचवी जो यूनिट है वहां पर पढ़ते हैं ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो जो आपकी सेकंड यूनिट है और जो पांचवी यूनिट है उनको जो है मैं साथ साथ लेकर के चलती हूँ सारी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कई बार जो है जब यहाँ पर आप यूनिट सेकंड में इन कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं ना, तो फिर जब आप वहां पर पांचवी यूनिट पर जाते हैं तो फिर भी जो है आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर भी जो है वही चीजें आ गई, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब आप अपनी सेकंड यूनिट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आपके कवि वगैरह दिए हुए, जिन लेखकों वगैरह के बारे में आप पढ़ते हैं, तो उनके बारे में जो है आपको एक साथ जो है पढ़ते चला जाना है, ठीक है। आपकी जो रचनाएं, जो कविताएं वगैरह दी हुई हैं, तो उनके बारे में जो है आपको एक साथ लेकर के चलना है। ऐसे में क्या होगा कि वैसे तो आपको दो बार करना नहीं पड़ेगा, ऐसे में जो है आपको आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, है ना। तो एक साथ आपको लेकर के चलना है, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है क्या होता है कि यहाँ पर आपसे रचनाओं का अनुक्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा ये सारी चीजें कि कौन सी जो है किस रचनाकार के बारे में आप पढ़ लेते हैं, सारी जानकारी जो है, उनका जन्म वगैरह, कई बार जो है उनके जन्म को लेकर के अनुक्रम पूछा जाता है आप लोगों से, है ना। और कई बार जो है रचनाओं का अनुक्रम आपसे पूछा जाता है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि जब यहाँ पर ये सारी चीजें आप एक साथ लेकर के चलेंगे तो सारी चीजें जो है आपकी एक साथ क्लियर होती चली जाएगी, ऐसे में जो है आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस यूनिट के अंतर्गत जो आपका आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल, ये जो दिया हुआ है ना, तो इसको जो है आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। कवियों और रचनाकारों के हिसाब से जो है आप लोगों को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हम जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं, तो साहित्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप जब पढ़ते हैं तो कहा जाता है जो साहित्य है, साहित्य के बारे में जो है आप क्या पढ़ते हैं, जो घटित हो चुका है, ठीक है। जो पुरानी जो चीजें हैं, जो तात्कालीन उस टाइम की अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो उन सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है कि जो हर काल की जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में जो है आपको तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है भक्ति काल में और आपका जो है रीति काल में, है ना। तो आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनको जो है यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम आज के समय में कबीर की बात करें तो कबीर, अगर आपको कहीं ना कहीं पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर जैसे हम बात करें, जब आप जो है आदिकाल में पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर आपको कह दिया जाए कि पृथ्वीराज रासो के बारे में जो है आपको ये सारी चीजें लिखनी है ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में क्या हुआ है कि उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, तो उन सारी चीजों को जो है यहाँ पर बताया गया है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है
जैसे वहीं पर हम कबीर की बात करते हैं, तो कबीर के जो है बहुत से आपको दोहे वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत से दोहे वगैरह जो है आज भी हमें ऐसा लगता है प्रासंगिक जो है लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को लेकर के भी जो है आगे तक की जो आगे का आने वाला जो स्वरूप है उसको भी इन्होंने बताया है। ठीक है, इन्होंने जो है दर्शनों के माध्यम से बताया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कबीर के बारे में लिखने के लिए कह दिया जाता है तो वो तो आप आसानी से बता लेंगे, है ना, क्योंकि उस टाइम के बारे में तो उन्होंने बताया है, लेकिन आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाला जो स्वरूप है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। ठीक है, वही अगर हम बात करें आपका रीति काल में, तो रीति काल को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपको श्रृंगारिक काव्य वगैरह देखने को मिलते हैं, दरबारी साहित्य के साथ जो है आप यहाँ पर जो है जोड़ करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है कि जोड़ करके जो है आपको डिवाइड करके जो है ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, कि कौन सी रचना जो है किसके साथ कब की है, किस कवि की है, किस लेखक की है, ऐसे जो है आप लोगों को जोड़ लेना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आपकी जो फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि है ना, तो अब वैचारिक पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं जब आप आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं ना, इसी में हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आप आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं तो आधुनिक काल के साथ जो है आप वैचारिक पृष्ठभूमि को जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है क्या हो जाता है कि आपकी याद करने के लिए जो है चीजें आसान हो जाती हैं और सही तरीके से जो है ऐसे में आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन भी नहीं होता है कि ये जो है इतनी सारी हमें चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो साथ साथ जो है सारी चीजें आपको याद होती चली जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बताऊं कि कैसे जो है आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, आदिकाल पढ़ते हैं, है ना, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, आदिकाल पढ़ते हैं। अब आदिकाल को आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं, नाथ साहित्य पढ़ते हैं और जैन साहित्य पढ़ते हैं, गद्य साहित्य पढ़ते हैं, लौकिक साहित्य, इन सभी चीजों के बारे में आप जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसे जो है आपको अपनी जो आप कॉपी बना रहे होंगे तो उस कॉपी में जो है आपको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य एक तरफ लिख लेना है। ठीक है, तो वहां पर जो है आदिकाल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपको एक तरफ लिख लेना है। फिर वही भक्ति काल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो कवि आए हैं उनका समय क्या है, क्या जो है क्या चीजें हैं उनके संबंध में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको भक्ति काल में बताऊं तो भक्ति काल में भी जो है आप निर्गुण और इसके साथ साथ जो है आप सगुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सूफी और संत के बारे में आप पढ़ते हैं, राम कृष्ण धारा और कृष्ण भक्ति शाखा, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो उसको क्या करना है कि भक्ति काल में जो है आपको सूफी संत राम कृष्ण इनको जो है आपको एक तरफ लिख लेना है। ठीक है, इससे संबंधित जो चीजें हैं, आपको जितने कवि हैं उनके बारे में, उनकी रचनाएं क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको एक तरफ अपनी कॉपी में एक साथ जो है लिख लेना है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपका रीतिकाल बाद में आता है, तो रीतिकाल की अगर हम बात करें तो जब आप रीतिकाल में पढ़ते हैं तो रीतिकाल में जो है आप रीतिबद्ध पढ़ते हैं, रीति सिद्ध पढ़ते हैं, रीति मुक्त पढ़ते हैं। तो इनमें से रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, इनमें से आपके जो कवि आते हैं उनकी रचनाएं क्या है, उनसे संबंधित और क्या चीजें हैं। ठीक है, तो उन सभी को क्या करना है कि आपको एक तरफ जो है उनके साथ में लिख लेना है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं तो अब यहाँ पर आधुनिक काल की जब बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब आप जब आप जो है आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, जब इनके बारे में आप पढ़ते हैं और जब आप आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो रीति काल तक का जो सफर है ना वो जो है थोड़ा सा अलग, और जो आपका आधुनिक काल तो वो जो है वो थोड़ा सा जो है अलग हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने आदिकाल पढ़ लिया, भक्ति काल पढ़ लिया, रीति काल पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या करना है कि एक तरफ जितने भी कवि आते हैं इसके अंतर्गत, उन कवियों के बारे में आप लिख लेंगे, उनकी रचनाएं आप लिख लेंगे, उनका
उनका जो उनसे संबंधित जो उनका परिचय है वो आप जो है वहां पर याद कर लेंगे, है ना। और बाकी जो आपकी कविता वाली यूनिट है ना, उसको भी आपको कोशिश करना है कि वही जो है साथ साथ कवर करते चले जाना है, ठीक है। जब आप अपनी इस यूनिट को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर जितने भी आपके रचनाकार वगैरह है ना, कविताओं से संबंधित, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस यूनिट के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में देखिए आपके लिए जो है जब आप उनका क्रम लगाने के लिए आपके एग्जाम में आता है तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब उनकी जो है रचनाएं जब पूछी जाती हैं कि किसकी रचनाएं हैं या फिर जो है इनका क्रम क्या है, तो ये भी जो है आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जो है आप लोगों को सारी चीजें जोड़ करके पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें आधुनिक काल, अब आधुनिक काल की अगर हम बात करें, देखिए आधुनिक काल से जो है थोड़ा सा चीजें आपकी यहाँ से बदलने लगती है ना। तो आधुनिक काल में अब आप यहाँ पर पढ़ते हैं भारतेंदु युग पढ़ते हैं, द्विवेदी युग पढ़ते हैं, छायावाद युग पढ़ते हैं, छायावादोत्तर युग पढ़ते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता, नई कविता, साठोत्तरी कविता, है ना। इन सारी चीजों के बारे में आप कहाँ पर पढ़ते हैं, आधुनिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आधुनिक काल से संबंधित जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, ये सारी चीजें जो है उनसे संबंधित सारी चीजें आपको अपनी एक कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। जब आप आधुनिक काल में जो है, जब आप आधुनिक काल में पढ़ते हैं तो जितने भी कवि आएंगे आपके, ठीक है, आपके सिलेबस में जितने भी कवि जहां पर जो भी यूनिट में होंगे, ठीक है, तो उनको जो है आपको एक साथ लिखते चले जाना है, ठीक है। और उनकी जो रचनाएं वगैरह, जो आपकी कविताएं वगैरह पूछी गई हैं, वो भी जो है आपको एक साथ करते जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ऐसे में आपके लिए आसान रहेगा। अब मान लीजिए कि जैसे प्रयोगवाद के बारे में जो है यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, ठीक है, आपको ये तो पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि तार सप्तक के जो कवि हैं उनके बारे में जो है आपने लिख लिया, है ना। अब उनसे संबंधित और जो चीजें हैं वो आपने लिख लिया, और अन्य कवियों के बारे में जैसे इनके संबंध में जो है इनका मत क्या रहा है, या इनके संबंध में जो है किसी कवि ने क्या बातें कही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको लिखते चले जाना है एक साथ, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करते हैं ना, इस तरह से अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है आप कर सकते हैं, और ऐसा जो है आपके लिए आसान भी रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोगों को अपनाना है कि सारी चीजें जो है आपको जोड़ करके पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए कि आपने जो आपकी सेकंड यूनिट है इसको पढ़ लिया, अब यहाँ पर तो आपने पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा, आपने जो है कबीर के बारे में भी पढ़ा, आपने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा, आपने जो है विद्यापति के बारे में पढ़ा, है ना। इन सभी के बारे में तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। अब अगर आपको इनके बारे में यहाँ पर भी पढ़ना है, यहाँ पर अगर आप उनका परिचय आप देख रहे हैं, उनकी अगर आप रचनाएं देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि अगर वही चीजें आपको 2-3 यूनिट बाद आपकी जो 5वीं यूनिट है उसमें अगर आपको कहीं ना कहीं वही चीजें देखने को मिलती हैं, उन्हीं कविताओं, उन्हीं वही जो रचनाएं दी हुई है, उन्हीं रचनाओं से जो है आप लोगों को वही रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक साथ इनको पढ़ लेंगे तो आपके लिए जो है आसान रहेगा, और ऐसे में जो है याद भी रहेगा आप लोगों को, है ना। तो ऐसे जो है आप लोग इस यूनिट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जो आप लोगों का ज्यादातर ये सवाल रहता है कि हमें जो है इस यूनिट में इतनी सारी बुक पढ़नी है, इतना बड़ा जो है आपका ये यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये सारी चीजें आप कंप्लीट करिए तो जरूर जो है आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। सारी चीजें जो है एकदम बढ़िया तरीके से चलेंगी, ठीक है। तो चलिए, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।